नमस्कार बच्चों, आज मैं अपने नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है मेमोरी, स्मृति। हम बहुत बार अपने दैनिक जीवन में शब्द का प्रयोग करते हैं कि स्मृति, मेरी स्मृति ये है, या मेरी स्मृति बहुत ही मजबूत है, या मेरी स्मृति अच्छी है। तो आज हम इस शब्द का सबसे पहले मीनिंग क्लियर करेंगे, अर्थ क्लियर करेंगे कि स्मृति होती क्या है। देखिए बच्चों, आप अपने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। सीखना एक तरीके से व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, जो हमारे अभ्यास और अनुभूतियों के फल स्वरूप होता है। तो आज तक हमने जो भी सीखा वो सभी क्या हमें याद है? नहीं। और जो हमें याद है, क्या वही हमारी स्मृति है? जो हमें याद नहीं है, क्या वो हमारी स्मृति नहीं है? तो बहुत सारे व्यक्ति या बच्चे इस चीज को आंसर करते हैं कि जी हाँ, जो हमें याद है वही हमारी स्मृति है। तो ऐसा नहीं है बच्चे। स्मृति का अर्थ मस्तिष्क में किसी भी विषय, अनुभूति, अभ्यास या पाठ को संचित रखने की क्षमता है। अभी हम बात नहीं कर रहे कि जो हमें याद है सिर्फ उसको, या जो हमें याद नहीं है उसको भी। अभी हमने सिर्फ बात की कि स्मृति क्या है। तो स्मृति का अर्थ होता है, मेमोरी का अर्थ होता है किसी भी विषय वस्तु को संचित करके या मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखने की क्षमता स्मृति। स्मृति के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक जो पक्ष है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उसका अर्थ होता है मस्तिष्क में संचित वो सूचनाएं जिनका हम प्रत्याहन करने में, जिन्हें बताने में हम सक्षम हैं। इसे हम स्मरण का नाम देते हैं। और जो हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका अर्थ उन अनुभूतियों या उन सूचनाओं से होता है जिन्हें अभी वर्तमान स्तर पर हम बता नहीं पा रहे हैं, हम उन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। उसे हम कहते हैं विस्मरण। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो स्मृति है वो सूचनाओं को याद रखने या इकट्ठा करके रखने, या कह सकते संचित करके रखने की एक क्षमता होती है। और इसके दो पहलू होते हैं, एक जो हमें याद है, जिसे हम बता पा रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट, और एक वो जो हमने सीखा तो है बट अभी हमें याद नहीं है, हम उसका प्रत्याहन नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट को स्मरण, रिमेम्बरिंग कहा जाता है, और नेगेटिव एस्पेक्ट को विस्मरण अर्थात फॉरगेटिंग कहा जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कोई भी सूचना स्मृति कैसे बनती है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी सूचना को स्मृति बनने के लिए सबसे पहले हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचना जरूरी है। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है एनकोडिंग, यानी कि कूट संकेतन। आप बच्चे भी आपस में बात करने के लिए या व्यक्ति आपस में बात करने के लिए कई बार बहुत सारे कोड बना देते हैं, या जब आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है
तो आप उसके लिए कुछ कोड बना लेते हैं। किसी विषय को समझने के लिए कोई उसे स्टोरी में कन्वर्ट कर लेता है, कोई अगर पहले वैसे कोई चीज़ सीखी है तो उससे जोड़ लेता है, कोई उससे संबंधित बने हुए डायग्राम को समझने की कोशिश करता है, तो कोई जो बोल रहा है व्यक्ति उसको सुनकर उसे समझने का प्रयास करता है। तो इसे हम कहते हैं एनकोडिंग, अर्थात किसी एक निश्चित रूप में सूचना को ग्रहण करना, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग एक कोई स्वरूप को सिलेक्ट करते हुए सूचना के उसको ग्रहण करना क्या कहलाता है? एनकोडिंग। चलिए बच्चों, अब हमने जब सूचना को ग्रहण कर लिया, वो हमारे ब्रेन में पहुंची, तो हम उसको क्या करते हैं? स्टोरेज होती है उसकी, जो कि हमारा सेकंड स्टेज है, संचय। जो हमारी सूचनाएं जितनी भी हमारे ब्रेन तक पहुंचती है उनका हम क्या करते हैं? संचयन करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि हम सभी सूचनाओं को ग्रहण नहीं करते और ना ही उनका संचयन करते। जब हम सूचना को ग्रहण कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा फिल्टर मॉडल काम करता है। ये फिल्टर मॉडल क्या है? फिल्टर मॉडल ये है कि आप अपनी कक्षा में बैठकर जब पढ़ रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारी घटनाएं घट रही होती हैं। आपके आसपास व्यक्ति बोल रहे होते हैं, पंखा चल रहा है उसका शोर है, टीचर बोल रहा है उसकी आवाज़ है, बाहर कॉरिडोर में कोई टहल रहा है उसकी आवाज़ है, आसपास में कई रिजॉर्ट है तो उसमें गाने बजे जा रहे, कोई फंक्शन चल रहा है तो उसका भी है। क्या आप उन सभी को ग्रहण करते हैं? नहीं। आप उन सबको ग्रहण नहीं करते हैं। आप सिर्फ उन्हीं सूचनाओं को ग्रहण करते हैं जिनका आप चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और ये सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी आवश्यकता पर, आपकी रुचि। तो इस प्रकार से जो सिलेक्टेड सूचनाएं हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं उन्हें हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। पर ये स्टोरेज कितने समय के लिए होती है इसका वर्णन हम आगे करेंगे। जब हम सभी चीज़ों को स्टोर करते हैं तो सभी हमें याद क्यों नहीं रहती हैं? आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठा होगा। तो इसके बारे में जो है मैं आगे इसमें चर्चा करूंगी अपनी वीडियो में। थर्ड स्टेज की हम बात कर लेते हैं। तो थर्ड हमारी जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं रिकॉल। अगर आप सभी ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को पढ़ा है, थ्योरी को पढ़ा है, तो आप इन स्टेजेस को बड़े इजी से समझ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो देखना ना भूलें, आगे वीडियोस देखते रहिए। हम आगे बात करेंगे अपनी वीडियोस में कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल या थ्योरी क्या है। तो जब हमारी सूचनाएं स्टोर हो जाती हैं हमारे ब्रेन में, तो ये सूचनाएं अलग अलग रूप में स्टोर होती हैं और जब हमें इनकी आवश्यकता होती है, जिसे हमने थर्ड स्टेज बोला है रिकॉल, हम उनको क्या करते हैं? प्रत्याहन करते हैं, रिकॉल करते हैं। बट आप सभी सूचनाओं को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। कुछ सूचनाओं को रिकॉल कर पाते हैं, कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो आपको धुंधली सी याद होती हैं। अगर कोई आपको उनके लिए स्पॉट करे, आपको ध्यान दिलाए, तो आपको याद आ जाती है। जबकि कुछ ऐसी होती हैं कि आप उनको कितना ही याद करने का क्यों ना प्रयास करें, आप बता नहीं पाते। जबकि कुछ को बड़े इजीली विद डेट, टाइम, पर्सन आप बता देते हैं कि वो क्या है। तो जो हमारी थर्ड स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं? सूचना का रिकॉल। तो इस प्रकार से आपने देखा स्मृति में 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले ग्रहण करना, कि आपको उसको एक निश्चित रूप में ग्रहण करना है, फिर आपको उनको संचित करके रखना है और फिर उसके पश्चात आपको उनको समय आने पर आवश्यकता के अनुसार रिकॉल करना। नेक्स्ट आगे हम अपने टॉपिक में बात करते हैं टाइप्स की, स्मृति के प्रकार। स्मृति को जो है मुख्य 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है।
संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति तथा दीर्घकालीन स्मृति। संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी, संवेदना। कई बार आपको किसी चीज के होने का एहसास होता है, सिर्फ संवेदना मात्र होती कि ऐसा, तो ये समय बहुत कम होता है। तो जो संवेदी सूचनाएं हैं या जो संवेदी स्मृति है वो मात्र 1 से 2 सेकंड के लिए होती है। या मैं कहूँ कि ऐसी सूचनाएं जिनका संचयन आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए ही कर पाते हैं, उसके बाद आप उनका प्रत्याहन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संवेदी स्मृति कहते हैं। जब आपके सामने कोई उद्दीपक होता है तो 1 से या 2 सेकंड तक ही आपके मस्तिष्क में उसके चिन्ह रहते हैं, उसके पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इसके भी आगे 2 प्रकार बताए हैं, प्रतिचित्रात्मक और प्रतिध्वनि। जब मस्तिष्क में बने चिन्ह दृष्टि के आधार पर हों तो उसे हम कहते हैं प्रतिचित्रात्मक, चित्र यानी के देखकर, दृष्टि। और प्रतिध्वनिक, ध्वनिक यानी के आवाज। जब ये चिन्ह आवाज के आधार पर बनते हैं तो उसे हम प्रतिध्वनिक कहते हैं। इसे सेंसरी मेमोरी को प्रतिचित्रात्मक, जिसे इकोइक मेमोरी और प्रतिध्वनिक प्रतिचित्रात्मक आइकॉनिक और प्रतिध्वनिक इकोइक मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघुकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे शॉर्ट रूप में आप कैपिटल STM के नाम से डिनोट करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी नाम से ही क्लियर है, लघुकालीन, काल यानी के समय, लघु छोटा, जिसकी समय अवधि छोटी है, लघु है, ऐसी स्मृति क्या कहलाती है? लघुकालीन स्मृति। जो लघुकालीन स्मृति है इसे हम प्राइमरी मेमोरी, कैपिटल PM से भी डिनोट किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, प्राथमिक स्मृति। इसे चेतन स्मृति भी कहा जाता है। चेतन स्मृति क्यों कहते हैं, इसके लिए आप मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी देखना ना भूलें। चेतन अर्थात वर्तमान समय में जिसके प्रति हम सचेत हैं। तो जितना भी हम कार्य कर रहे हैं वर्तमान समय पे, जिन भी सूचनाओं का हम उपयोग कर रहे हैं, वो लघुकालीन स्मृति पर ही होती है, इसलिए इसे चेतन स्मृति कहा जाता है। इसकी जो समय अवधि है वो लगभग 20 से 30 सेकंड तक की मानी गई है। लघुकालीन स्मृति का जो है अवधि, या मैं कहूँ आप इसकी सीमितता की हम बात करें संचयन की, उसे एक मैजिकल नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम 7 ± 2 7 ± 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप 7 में से 2 माइनस करते हैं दैट मीन्स 5, और जब 7 में 2 प्लस करते हैं तो दैट मीन्स 9। इस प्रकार से जो इसकी मैजिकल नंबर की जो सीमितता है, इसका जो अर्थ है वो है 5 से 9 अंक जो है हम इसमें संचित कर सकते हैं। पर आपको बड़ा हैरानी होगी ये जानकर बच्चों कि इस अवधि को हम बढ़ा भी सकते हैं, और आप अपने दैनिक जीवन में बढ़ाते भी हैं। कैसे? जब आपको कोई मोबाइल नंबर याद करना है, जब आपको किसी स्थान का नाम याद करना है या उससे संबंधित सूचना को याद करना है, तो आप क्या करते हैं? उसे कोड कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? चंकिंग मेथड। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स आपको याद नहीं होती, आप उसको टुकड़ों में तोड़कर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस के आधार पर आप उसे क्या करते हैं? लर्न करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से जो आपकी 5 to 9 की लिमिटेशंस है उसको आप बढ़ा पाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति। तो इसमें भी आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, कालीन यानी के समय अवधि और दीर्घ यानी के लंबी। जो
सूचनाएं लंबे समय के लिए संचित रखी जाती हैं उसे हम कहते हैं दीर्घकालीन स्मृति। इसकी जो समय अवधि है वो 20 से 30 सेकंड से लेकर, जो कि लघुकालीन स्मृति की है, मृत्यु तक कुछ भी हो सकती है। वो 1 घंटा, 1 दिन, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 10 महीने, कुछ भी हो सकती है, जीवन पर्यंत के लिए हो सकती है। इसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को गौण स्मृति या द्वितीयक स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। और लगभग जिन सूचनाओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं या जिसे आप अपनी याददाश्त के नाम से जानते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को आगे 2 भागों में बांटा गया है, घोषणात्मक स्मृति और अघोषणात्मक स्मृति। तो बच्चों आप देख सकते हैं, घोषणात्मक जिसकी घोषणा की जा सकती है, अघोषणात्मक जिसकी घोषणा नहीं की जा सकती है। बट इन नामों के बजाय जो मोस्टली इन्हें जाना गया है वो नाम है घोषणात्मक स्मृति को हम स्पष्ट स्मृति या एक्सप्लिसिट मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसमें वो सारी सूचनाएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें मस्तिष्क में एक तथ्य के रूप में लाया जा सकता है या जिसके बारे में घोषणा की जा सकती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी, स्पष्ट स्मृति, जिसके बारे में हम क्लियर हैं, जिसके बारे में हम क्लियरिटी से कह सकते हैं, जब आपको उनकी जरूरत होती है वो क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से आपके ब्रेन में एक तथ्य के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं, वो स्मृति घोषणात्मक स्मृति कहलाती है। अघोषणात्मक या प्रक्रियात्मक स्मृति, इसे इम्प्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। अस्पष्ट स्मृति अर्थात ऐसी स्मृति जिसके बारे में आप घोषणा नहीं कर सकते। ये हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा सीखी गई अनुक्रियाएं होती हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप मेरी वीडियोस में आप इसे देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है संबंध स्थापित करना। किसी भी उद्दीपक का किसी भी अनुक्रिया के साथ जब संबंध या साहचर्य स्थापित किया जाता है तो हम उसे अनुबंधन कहते हैं। जैसे घंटी के बजने पर आप तुरंत दरवाजा खोलने चले जाते हैं। मोबाइल की घंटी बजती है तो मोबाइल फोन उठा के बात करते हैं। प्यास लगती है तो आप पानी के पास जाते हैं। तो ऐसे ही आपने क्या है, इन सभी अनुक्रियाओं का उन उद्दीपकों के साथ संबंध स्थापित किया। और ऐसी जो भी अनुक्रियाएं होती हैं, ऐसे जो भी स्मृतियां होती हैं, वो हमारी अघोषणात्मक स्मृतियां कहलाती हैं। आगे हम बात करेंगे घोषणात्मक स्मृति को आगे फिर से 2 भागों में बांटा गया है, प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति। प्रासंगिक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोड का नाम लेते ही सीरियल याद आने लग जाते हैं। एक सीक्वेंस में चलते हैं, उस सीरियल में, उस एपिसोड में ऐसा हुआ, तो कुछ ऐसा ही है हमारे जीवन से संबंधित। इसे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, आत्मचरित स्मृति भी कहा जाता है, या मैं कहूँ इसे फ्लैश बल्ब मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लैश बल्ब यानी कि आपके भूतकाल में जाना। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसी स्मृति है जो ऐसी डायरी के समान है जिसमें आपकी वो घटनाएं रिकॉर्ड कर दी गई हैं और जो कभी न भूलने वाली हैं। सभी के जीवन में ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य होती हैं। जब भी उनके बारे में बात होती है या आपसे पूछा जाता है, आप जो है आपके भूतकाल में जाकर, फ्लैश बैक में जाकर जो है उसको टोटली सजीव कर देते हैं। आपको याद होता है कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से वो घटना घटी थी। तो वो जो एक प्रसंग आपके साथ हुआ, वो जो एपिसोड या वो घटना आपके साथ घटी, जो आपको पूर्णतः याद रहती है, तो ऐसी स्मृतियां हमारी क्या कहलाती हैं? प्रासंगिक स्मृतियां कहलाती हैं। सेकंड है अर्थगत स्मृति। अर्थगत यानी कि जो अर्थ के द्वारा सीखी गई। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनके अर्थों के आधार पर, उनके संबंधों के आधार पर,
उनसे संबंधित संकेतों के आधार पर एक क्रमबद्ध ज्ञान को अर्जित करती है। जैसे वाटर का मतलब पानी, NaCl का मतलब जो है आपका नमक, H2O का मतलब यानी कि जल का रासायनिक सूत्र। तो इस प्रकार से कुछ संकेत, कुछ नियम जो आप उनके अर्थ के आधार पर सीखे हैं वो क्या कहलाती हैं? अर्थगत स्मृति। और इस स्मृति को हम विश्वकोश या मानसिक शब्दकोश के समान मानते हैं। विश्व शब्दकोश, इंसाइक्लोपीडिया, लाइक ए डिक्शनरी की तरह ये काम करती है आपके जीवन में। जहाँ आप डिक्शनरी के अंदर जाके, जो शब्दकोश होते हैं उसके अंदर जाके आप विभिन्न शब्दों के अर्थों को खोजते हैं, ठीक उसी प्रकार ये स्मृति भी कार्य करती है। और इसमें भी जो है शब्दों के अर्थों के आधार पर हम इसको याद करते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स। तो मेथड्स में हम बात करेंगे कि आपकी स्मृति के मापन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो सबसे पहली विधि है, देखिए सारी R से डिनोट की है, इसमें 4R की बात हुई। पहला जो R है रिकॉल, प्रत्याहन। जब आपको किसी विषय के बारे में बोलने के लिए कहा जाए, किसी चीज़ को याद करके बताने के लिए कहा जाए, तो ऐसी जो स्मृति है वो क्या कहलाती है? वो क्या बताती है कि आपको कितना याद है, आपकी स्मृति कितनी है। जो जितना अधिक बता पाता है, उसका जितना अधिक प्रत्याहन कर पाता है, उसकी स्मृति उतनी ही अधिक मानी जाती है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के अंतर्गत आपको कुछ शब्दों की श्रृंखला, कुछ फिक्स पैटर्न दे दिए जाते हैं, फिर उनको दिखाकर आपके सामने से हटा लिया जाता है। उसके बाद उसमें कुछ नए शब्दों को, नए आइटम्स को ऐड करके फिर से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इनमें से आपको पहचानना है कि पहले वाली सूची में या पहले दिखाए गए शब्दों में कौन से शब्द सम्मिलित हैं और कौन से नहीं हैं। इस आधार पर आपकी स्मृति का मापन किया जाता है। रीलर्निंग, पुनः सीखना। थर्ड मेथड पुनः सीखना के अंतर्गत क्या होता है? आपका जो विषय आपने पहले से सीखा हुआ है, उस सीखे हुए विषय को दोबारा से याद करने के लिए कहा जाता है। जब आप उस विषय को दोबारा से याद करते हैं तो उसे याद करने में आपने कितना समय लिया, कितनी गलतियां की, इस आधार पर आपकी स्मृति का मापन किया जाता है। फोर्थ है रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि पुनः संरचना, पुनः रचना। इसके अंतर्गत आपको कुछ आइटम्स की सूची, श्रृंखला या पैटर्न बना के दिया जाता है और फिर उसको हटा दिया जाता है और कुछ समय पश्चात उसको दोबारा से उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में बनाने के लिए आपको कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है मापन के 4 विधियों के बारे में हमने बात की कि आप स्मृति का मापन कैसे कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसी के साथ जो है मैं मेरी वीडियो को समाप्त करती हूँ।